तो सिर्फ आधे घंटे का वक्त रह गया है, क्योंकि 5:30 बजे एबीपी न्यूज पर हम आपको बताने वाले हैं एग्जिट पोल का पहला नतीजा, और इसमें हम सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग फेजेस की बात करेंगे। और जो बातें उभर कर आई हैं पिछले 1 घंटे में, वो ये कि महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ी है। ये किसके फायदे में जा रही है? और ये भी कि अगर मत प्रतिशत बढ़ा है तो जरूरी नहीं कि ये इनकम्बेंट यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ है, जो पारंपरिक तौर पर होता आया है। मगर बड़ी बातें और इस वक्त आज हम किस तरह से इसे कवर करने वाले हैं, उसके लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे नेहा का। शुक्रिया आपका अभिसार। सबसे पहले आइए जरूरी सूचना हम आपको दे देते हैं। शाम 5:30 बजे पहला आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड में 2 सीटों पर चुनाव आज खत्म हुए हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के कारण 5:30 बजे से पहले एग्जिट पोल के नतीजे दिखाना संभव नहीं है। चुनाव के बाद ही हम एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रख सकते हैं, इसीलिए हम शाम 5:30 बजे पहला आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। आधा घंटे का बस इंतजार, उसके बाद यूपी में कौन जीतेगा ये तस्वीर आपके सामने होगी। और हेलीकॉप्टर भी अगर आप देख पाए बीच बीच में, तो वो आपको ये बताएगा कि कौन सी पार्टी आगे जा रही है, नंबर 1 कौन है। हमने जो तैयारियां न्यूज रूम में कर रखी हैं, आइए जल्दी से उसके बारे में बता देते हैं आपको। ये जो पीछे आप मेरे स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमारी ब्रेकिंग न्यूज वॉल है, यानी कि एग्जिट पोल के जो भी आंकड़े आएंगे वो आप यहां देखेंगे। 7 चरणों में यूपी में चुनाव हुआ है। हर चरण में किस पार्टी ने बाजी मारी है और कौन पार्टी रह गई, वो हम आपको स्क्रीन पर बताएंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, इस पर फिलहाल आप देख सकते हैं 2014 में यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजे, यानी कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर कौन सी पार्टी आगे थी, और साथ ही 2012 में अखिलेश यादव ने किस तरह से बंपर सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। यह तस्वीर 2017 में कितना बदलेगी, बस आधा घंटे का इंतजार। उसके बाद एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े आप यहां देखेंगे। उसके साथ ही हमारी तीसरी स्क्रीन, पहला नतीजा आने में जैसा आप देख रहे हैं सिर्फ 29 मिनट 22 सेकेंड 21 सेकेंड, धीरे धीरे वक्त कम होता जा रहा है और उल्टी गिनती जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगातार जारी है। शाम 5:30 बजे उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा किस पार्टी को बूस्ट देगा और किस पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें लाएगा। ये जो वॉल है, इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, इसके 2012 के आप नतीजे देख रहे हैं। और आज हमारे एग्जिट पोल में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, हम आपको बाकी राज्यों की तस्वीर भी दिखाएंगे, तो ये वॉल भी हमारी बेहद अहम रहेगी। और ये आप हमारी सोशल मीडिया की वॉल देख रहे हैं, इस पे तमाम ट्वीट्स जो हैं उन्हें आप देख सकते हैं। #ABP एग्जिट पोल के साथ आप भी ट्वीट कीजिए, और आपके ट्वीट्स इस जगह पर नजर आएंगे हर खबर पर पकड़ के साथ। सबसे सटीक एग्जिट पोल आप तक लाने की एबीपी न्यूज की ये कोशिश, जिसके लिए हमने किए हैं ये तमाम इंतजाम। और इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया, हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं मेरे ऊपर, हेलीकॉप्टर जो अलग अलग पार्टियों का झंडा लेकर के चल रहे हैं। इसमें से आंकड़े गिरेंगे और वो आंकड़े किसके पक्ष में आएंगे, कैसे आएंगे, वो तमाम चीजें हम आपके सामने रखेंगे। आधा घंटे का बस इंतजार, और 5:30 बजे हम कह सकते हैं कि पहला आंकड़ा पहले रीजन का, उत्तर प्रदेश का, हम रखेंगे आपके सामने। अभिसार, शुक्रिया नेहा आपका। तो देख सकते हैं सिर्फ 28 मिनट 6 सेकेंड रह गए हैं। बड़ी बातें अब तक क्या हैं, वो उसके लिए हम वापस नेहा का रुख करना पड़ेगा। बिल्कुल अभिसार, बड़ी बातें जो हैं एग्जिट पोल से जुड़ी, ये हम बता देते हैं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जानना चाहते होंगे एग्जिट पोल में किस तरह की तस्वीर आएगी, लेकिन उससे पहले ये जो एग्जिट पोल है, इसको लेकर बड़ी बातें आइए जल्दी से आपके सामने रख दें। एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा शाम 5:30 बजे, जैसा कि लगातार बता रहे हैं कि 2 सीटों पर आज मतदान हुआ है, इस वजह से पहला आंकड़ा एबीपी न्यूज आपके सामने शाम 5:30 रखेगा। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा का एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कहां किसकी सरकार बचेगी, कहां नई सरकार बनेगी, ये सभी समीकरण सामने आएंगे। चुनाव के नतीजे परसों सुबह आएंगे, सुबह 6 बजे से 11 मार्च को लगातार एबीपी न्यूज पर आप सबसे तेज और सटीक नतीजे देख पाएंगे। तो ये चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें जो हम आपके सामने रख रहे हैं। यूपी में अखिलेश को अपनी सरकार बचानी है। 403 सीटों पर चुनाव हुआ है और अखिलेश की ये अग्नि परीक्षा, मोदी की भी यूपी में परीक्षा है, उनकी नाक का सवाल है। 3 दिन तक वो पूर्वांचल में रहे। पंजाब में आपको अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है और राष्ट्रीय पटल पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है। पंजाब में अकाली दल को साख बचानी है, सरकार बचानी है अपनी। अकाली और बीजेपी की जॉइंट सरकार है वहां पर, तो कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी से पंजाब में होगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की अगली परीक्षा, तो ये बड़ी बातें। अभिसार, शुक्रिया नेहा। मगर 2 शख्सियतें मेरे साथ हैं जो कि आज इन आंकड़ों को आपके सामने ला रहे हैं। हमारे साथ संजय कुमार हैं, निदेशक सीएसडीएस, और साथ ही हमारे साथ राजीव कारेंदेकर हैं जो कि निदेशक हैं सीएमआई। सबसे पहले संजय,
हमारे दर्शकों के लिए, आपने ब्रेक में जाने से पहले आपने मुझे बताया भी था, हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि इस पोल को किस तरह से ये पोल एग्जिट पोल से भिन्न है। एग्जिट पोल जो वर्ड है, आप एग्जिट, जब मतदाता वोट देकर चुनाव पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलता है उसी वक्त उसका इंटरव्यू किया जाता है। पोस्ट पोल उसमें ये संभव नहीं हो पाता कि आप उनका चयन जो है किसी साइंटिफिक विधि से करें। ये जरूर है, ये कहते हैं कि हर 10वें व्यक्ति का आप इंटरव्यू करो, लेकिन कई बार ये संभव नहीं हो पाता और इससे त्रुटि जो आने की संभावना रहती है। किस तरह के मतदाताओं का आपने इंटरव्यू किया, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है शहरी, युवा और पुरुष वर्ग के मतदाता और खासकर अपर कास्ट के मतदाताओं का इंटरव्यू ज़्यादा होने की संभावना रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन इसकी संभावना बनी रहती है। पोस्ट पोल में हम मतदाताओं के घर पे जाते हैं। किन मतदाताओं के घर पे जाते हैं? इलेक्टोरल रोल से, मतदाता सूची से एक साइंटिफिक तरीके से उनके नाम का चयन करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, विस्तृत रूप से जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सैंपलिंग की विधि जो है वो बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूं, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर दर्शक ये सोचते हैं कि जिस वोटर के पास आप जाते हैं वो बहुत ज्यादा चालाक हो गया है, वो अपने प्रेफरेंसेस नहीं बताता, वो अक्सर जो पोल करने जाता है उसे गलत जानकारी देता है। इसकी क्या गुंजाइश रहती है? दो बातें इसमें बताऊंगा। पहला, इस बात को मानना कि व्यक्ति हमेशा झूठ बोल रहा है, हम इस बात पे विश्वास नहीं करते कि हम किसी के पास गए और वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, लेकिन ये बात मान भी ली जाए। इसकी एक वजह हो सकती है कि आप एक ग्रामीण इलाके में किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं और आसपास में कई लोग खड़े हैं और शायद दूसरों को बताने के लिए कि हिचक से वो ना बता रहा हो। इसी सावधानी के लिए जब हम वोट का सवाल पूछते हैं तो जिसको कहते हैं ओपन में नहीं पूछते, हम एक डमी बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते जिसमें उसी क्षेत्र के उम्मीदवारों का नाम और उनके मतदाता जो चिन्ह है वो बने होते हैं। डमी बैलेट बॉक्स होता है, वो मतदाताओं को दिया जाता है और कहते हैं जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया इस पर निशान लगा के उस बॉक्स में डाल दें। इससे उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है और इस बात का भरोसा रहता है कि वो बिना भय, बिना डर और बिना दूसरों को बताए अपने विचार व्यक्त कर पाता है। राजीव जी, आपसे जानना चाहता हूं, मत प्रतिशत को सीटों में तब्दील करना ये अपने आप में कितना क्रेडिबल होता है, कितना विश्वसनीय होता है और कितना सटीक होता है? देखिए, इसकी विश्वसनीयता अगर देखनी है तो हमें पिछले 18 साल से हम लोग ये करते आ रहे हैं, मैं और CSDS के वोट के ऊपर से, उसके नंबर्स अगर देखा जाए तो ये देखा जाएगा कि काफ़ी अच्छा है। सो बेस्ट इज रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैथमेटिशियन हूँ, मैं तो विश्वास करता ही हूँ, पर आम लोगों को अगर चाहें तो उसका पूरा जो हमारा रिकॉर्ड है वो देखें कि हमारा ये जो वोट टू सीट कन्वर्शन रहा है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अच्छा, इसका बेसिस ये रहता है कि उस हर राज्य में पिछले चुनावों में किस तरह से वोट, किस रीजन में किस पार्टी को वोट अच्छे मिले थे, किसको कम मिले थे, इस सब को ध्यान में रखकर। ऐसा नहीं है कि अगर इक्वल वोट है तो इक्वल सीट रहेगी, ऐसा नहीं होगा। तो आप समझ गए कि ये एग्जिट या पोस्ट पोल सर्वेस किस तरह से किए गए। संजय जी और राजीव जी ने उसको बहुत बखूबी आपके सामने पेश किया। तमाम पॉलिटिकल और तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ यहां मौजूद हैं और हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किसके चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। चलिए सिलसिलेवार तय की। सबसे पहले आधार, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है इस बार यूपी? ये हंग हाउस है और मेरा ये मानना है कि हंग हाउस में नंबर 1 मेरे हिसाब से एसपी अलायंस को अलायंस 1। अरविंद मोहन, आप भी मानते हैं हंग हाउस है? नहीं, मुझे लगता है अलायंस को मेजॉरिटी हो जाएगी। पहले सीटें कम होंगी लेकिन वो मेजॉरिटी में आ जाएगी। ठीक है, आप बताइए प्रफुल्ल, आपके हिसाब से, आपने पिछली बार बीजेपी का नाम लिया था, क्या बीजेपी 200 प्लस ले रही है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का एक अंडर करंट है यूपी में और मोबिलाइजेशन यदि ठीक से हुआ है तो बीजेपी अगर ठीक से हो, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, मोबिलाइजेशन, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक सिरदर्द है बीजेपी के लिए। इसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपने राजीव जी को भी प्रश्न पूछा था कि सीट परसेंटेज टू वोट परसेंटेज टू सीट कन्वर्जन का क्या होता है। यूपी में ये ज़्यादा ट्रिकी मामला है, क्योंकि 6% वोट लेकर भी आरएलडी वेस्टर्न यूपी में कंसोलिडेटेड सीट ले जाती थी। ये अब हमारा पिछला अनुभव रहा है। तो वो इसीलिए रीजन वाइज मोबिलाइजेशन कैसे हुआ, इसलिए मैंने कहा। चलिए, तमाम और भी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। दिबांग, आपके हिसाब से? मुझे बात करनी है महिला सीटों वाली में। उसमें देखिए, बड़ा जो रोचक आंकड़ा है कि 2007 में जब मायावती जीती थी
तो 49% पुरुषों ने दिया था और 41% महिलाओं ने उनको वोट दिया था। और याद है तब नारा था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इस बार सारे रीजन बताए गए, सारे कारण बताए गए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मायावती ने बहुत जोर शोर से उठाया, प्रधानमंत्री ने जोर शोर से उठाया, महिला सुरक्षा। क्या आपकी बहू बेटियां बाहर निकल सकती हैं? वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, यानी कि अखिलेश के लिए चिंता का सबब बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है। और अगर उस पर वोट पड़ा है तो ये बहुत, हमें देखना होगा कि 21 मिनट रह गए हैं, 21 मिनट रह गए हैं। नेहा, सवाल ये कि क्या ये परिलक्षित होगा एग्जिट पोल के नतीजों में? नेहा, अभिसार, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रविदास मेहरोत्रा, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बड़ी एसपी के जो बड़े नेता हैं रविदास मेहरोत्रा, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हाथ मिलाकर समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अखिलेश अपने दम पर सरकार बना सकते थे। एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा का यह बड़ा बयान तब जबकि नतीजों का इंतजार है। कांग्रेस से गठबंधन का फायदा नहीं हुआ। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। हमने जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए थे वहां पूरी जो है निष्ठा से, पदाई से हम लोगों चुनाव ने काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जहां पर नहीं खड़े थे उन लोगों ने हम लोगों के पक्ष में ठीक से काम नहीं किया। मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन समाजवादी पार्टी से को उससे लाभ नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी की अकेले ही प्रदेश में सरकार बन रही थी। समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ करके सरकार बनाने में सक्षम थी और समाजवादी पार्टी के अकेले ही सरकार बनती। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और समाजवादी पार्टी जो है वो आप देखिएगा कि उससे कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को जरूर समाजवादी पार्टी से लाभ हुआ है। बड़ा बयान रविदास मेहरोत्रा का, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़ा बयान। क्या नतीजों से पहले ही एसपी के नेता हथियार डाल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन करके कोई फायदा नहीं हुआ। अखिलेश अपने दम पर सरकार बना सकते थे। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, रविदास मेहरोत्रा के इस बयान के क्या मायने? देखिए, इसके बहुत बड़े मायने हैं और रविदास मेहरोत्रा अखिलेश मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी हैं, मुलायम सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। और ये बात सिर्फ रविदास मेहरोत्रा नहीं कह रहे हैं, खुले तौर पे उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का यही कहना है। शिवपाल यादव कह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव ये कह चुके हैं। और रविदास मेहरोत्रा जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां से कांग्रेस ने गठबंधन के बावजूद वहां से अपना प्रत्याशी मारूफ खान को लड़ा दिया था। और ये बात सही भी है। अधिकतर नेताओं की यही राय है कि इस गठबंधन से फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ है, कांग्रेस को फायदा हुआ है। और अगर 105 सीटों पर जो कांग्रेस को दी गई है समाजवादी पार्टी लड़ती तो शायद बेहतर होता। मुझे लगता है कि हार की आशंकाओं के बाद बीच में ये ब्लेम गेम अब शुरू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नतीजे परसों आने वाले हैं और पंकज जानकारी दे रहे हैं कि क्या उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? पंकज, क्या हार मान ली है समाजवादी पार्टी ने जो नतीजों से पहले इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को ऐसा लग रहा है कि चुनाव में बेहतर नतीजे नहीं आ रहे हैं। अब जब नहीं आ रहे हैं तो इस तरीके से अब ये ब्लेम गेम, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होगा और रविदास मेहरोत्रा ने उसकी शुरुआत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बड़ी जानकारी पंकज झा देते हुए, अखिलेश को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था, कांग्रेस के साथ गठबंधन से कोई फायदा नहीं हुआ, अखिलेश अपने दम पर बना सकते थे सरकार, कहना है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा का। यानी परसों चुनाव नतीजे आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेताओं की ये बयानबाजी शुरू। आपको बता दें 17 मिनट 38 सेकंड बाकी हैं एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में। 5:30 बजे उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा, यूपी में कौन मारेगा बाजी? आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल। तो एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज एग्जिट पोल की, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर रह गए सिर्फ 11 मिनट 34 सेकंड। एग्जिट पोल का पहला नतीजा आपके सामने होगा, मगर उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के किला जो है वो क्या दरकने लगा है, झगड़ा सा शुरू हो गया है। कुछ देर पहले आपने सुना रविदास मेहरोत्रा को, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब आजम खान ने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि साधना गुप्ता यानी कि मुलायम सिंह यादव की पत्नी को, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था 7वें चरण वाले दिन, वो बातें उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने नेताजी का दिल दुखाया है।
जिस मौके पर उन्होंने ये बात कही है, ये मौका मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था। अगर यही बात 2 दिन बाद कही होती तो इस बात के मतलब होते, लेकिन ऐसे मौके पर जब 7वां चरण सामने था, हमें नहीं लगता कि ये बात उन्होंने अपने मन और अपने जहन से कही है। इसके पीछे कुछ और लगता है, और अगर सरकार नहीं बनेगी, खुदा न करे, तो ये गलत है समझना कि सिर्फ अखिलेश यादव का नुकसान होगा। नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश का होगा, और जो लोग भी इस नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे, प्रदेश उनसे हिसाब लेगा। वो उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी और के कहने पे चल रहे हैं। औलाद उनकी है, कहने पे किसी और के चल रहे हैं, तो अपनी कमी को देखें ना, कहाँ है उनमें कमी। तो जाहिर सी बात है, यहां पर इशारा जो है कहीं ना कहीं अमर सिंह की तरफ है, आजम खान का। रशीद किदवई, ये 2 खबरें अपने आप में इस तरह से उभर कर आना, क्या हार की स्वीकृति है एक तरह से कहा जाए? नहीं अभी सर, मुझे लगता है कि आजम खान जैसा आदमी जो मुलायम सिंह के सबसे करीब है, वो उसने अभी अखिलेश से उम्मीद नहीं छोड़ी है, वो अखिलेश पे ही दांव खेल रहा है। तो ये दिखाता है कि वहाँ उसमें उम्मीद है। देखिए, रविदास मल्होत्रा की तो अपनी एक जाती एक कड़वाहट है, वो जो लखनऊ मध्य के चुनाव में वो कांग्रेस का रेबल कैंडिडेट रहा और उससे उनको नुकसान हुआ है। तो ये बात है, वो उनका वैसा कद नहीं है। जो आजम खान बात कह रहे हैं, हमें उस पर ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। मगर क्या ये वाकई उनकी निजी खुंदक है? उसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रियंका गांधी को जिस सक्रियता के साथ कैंपेन करना था, वो नदारत रही, वो वहां नहीं रही। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रह गए सिर्फ 9 मिनट 14 सेकंड, 13 सेकंड रह गए हैं पहले एग्जिट पोल नतीजे के आने के लिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं अपने स्क्रीन पे। अब से बस कुछ ही लम्हों में पता चलने वाला है। रह गए हैं आपके पीछे, देखिए, सिर्फ 1 मिनट 53 सेकंड, और 1 मिनट 53 सेकंड में हम आपको बताने वाले हैं पहले चरण में कौन सी पार्टी रही सबसे ताकतवर। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज आप देखने वाले हैं, और ये एग्जिट पोल उस वक्त आ रहा है जबकि समाजवादी पार्टी में हलचल शुरू हो गई है, और वो वक्त आ गया है। पहले चरण में एग्जिट पोल क्या कह रहा है, उसके लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे नेहा का। मगर नेहा पहले हमें यह बताएंगी कि दरअसल पहले फेज में कौन से जिले आते हैं। नेहा। बिल्कुल अभिसार, 5:30 बजे का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर अभी भी 1 मिनट 14 सेकंड बाकी हैं, लेकिन 73 सीटें, 73 सीटों के 15 जिले, और वो 15 जिले कौन कौन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहे जिसमें पहले चरण में चुनाव हुआ था 73 सीटों पर। आइए जल्दी से आपको वो जिलों के बारे में बता दें। उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज शामिल थे। इन 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग हुई थी पहले चरण में। और दिल थाम के बैठिए क्योंकि बहुत कम अब वक्त बचा है, बस कुछ लम्हों का इंतजार, और हम आपको बताएंगे कि पहले चरण की 73 सीटों के इन 15 जिलों में जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई, किसको बम्पर सीटें दी है, ये हम आपको बताएंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस का अलायंस, एक तरफ बीजेपी और बीएसपी। ये देखिए 28, 27, 26, 25 लगातार सेकंड्स की संख्या कम होती हुई और आपके दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, खासकर अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5:30 बज गया। ये सबसे पहले पहला नतीजा आपके सामने हम रखेंगे। फर्स्ट फेज के 15 जिलों को आपने देखा, और उसमें हम आपको बता दें कि अब जो बड़ी तस्वीर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपके सामने आने वाली है, वो सबसे पहले आपको वोट प्रतिशत बताएगी। जी हां, इन 73 सीटों पर किस पार्टी का कितना वोट प्रतिशत, अपनी तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। 32% बीजेपी को, 32% वोट शेयर। ये है पहला फेज, 73 सीटें, 15 जिले, 32% बीजेपी का वोट शेयर। अब इसके बाद पार्टी नंबर 2, दूसरी पार्टी जो है उसका कितना आंकड़ा, उससे वोट प्रतिशत कितना मिल रहा है। दूसरा हेलीकॉप्टर आ रहा है समाजवादी पार्टी का, और साइकिल के बगल में 28% वोट शेयर आप देख पा रहे हैं। यानी पहले चरण के चुनाव में
जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी से लूज आउट करते हुए नजर आ रही है। 28% समाजवादी पार्टी का वोट शेयर, बीजेपी का 32% वोट शेयर। अभी बीएसपी का भी नतीजा आना बाकी है। ये तीसरा हेलीकॉप्टर आता हुआ और बीएसपी के लिए बुरी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे एग्जिट पोल में लाता हुआ 26% बीएसपी का वोट शेयर। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट शेयर के हिसाब से नंबर 1 बन रही है बीजेपी, 32%, 28% पे समाजवादी पार्टी वोट शेयर और 26% पर बीएसपी। आइए अब आपको बताते हैं कि सीटों में ये किस तरह से ट्रांसलेट हो रहा है, लेकिन उससे पहले अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जा रहा है। और इसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि आरएलडी भी इस अन्य में ही शामिल है। 8% वोट शेयर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का, जो कि आमतौर पर आरएलडी का एक वक्त में गढ़ माना जाता था, लेकिन बीजेपी अच्छा कर रही है। 32% वोट शेयर और सीटें 33 से 39 सीटें, 73 सीटों का ये चुनाव पहले चरण का, और इसमें बीजेपी बाजी मारती हुई 33 से 39 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 26 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। दूसरे नंबर पर पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगी समाजवादी पार्टी। हमारा एग्जिट पोल ये बता रहा है 20 से 26 सीटें एसपी को मिलने का अनुमान। अब आइए हम बात करते हैं बीएसपी की, 26% वोट शेयर के साथ सिर्फ 12 से 16 सीटें बीएसपी पहले चरण में उत्तर प्रदेश के पाते हुए 73 सीटों की। आपको बता दें 15 जिलों में बीएसपी पिछड़ रही है, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर, लेकिन यहां पर जो विजय भव है वो हमारा एग्जिट पोल कम से कम पहले चरण में बीजेपी को दिखा रहा है और अन्य के खाते में सिर्फ 0 से 2 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एबीपी न्यूज पर उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा, पहला चरण 73 सीटें, 33 से 39 सीटें बीजेपी को मिलती हुई। पहले फेज की सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी के मुकाबले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी को 33 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी की ये क्लियर बढ़त समाजवादी पार्टी पर। हमारा एग्जिट पोल 20 से 26 सीटें बता रहा है समाजवादी पार्टी को, बीएसपी तीसरे नंबर पर। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप याद कीजिए वो इलाका है जिसमें इस बार बीजेपी को डर था, जाटों ने एक तरह से बॉयकॉट की अपील की थी। बावजूद इसके बीजेपी इस इलाके में जहां लग रहा था बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 33 से 39 सीटें बीजेपी को, इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 20 से 26 सीटें, बीएसपी को 12 से 16 सीटें आने के खाते में 0 से 2। बीजेपी को यह बड़ा फायदा, 73 सीटों के 15 जिले अभिसार और उसमें बीजेपी क्लियर कट बढ़त बनाती हुई 33 से 39 बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, क्योंकि लगातार आशंकाएं जताई जा रही थी कि बीजेपी पहले चरण में ही चुनाव हार चुकी है, मगर जोरदार दस्तक दे रही है बीजेपी। 33 से 39 सीटें, संजय कुमार, 33 से 39 सीटें, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मगर जो तथाकथित जाट कंसोलिडेशन बीजेपी के खिलाफ वाली बात की जा रही थी वो सरासर निराधार साबित हुआ है। कम से कम ये पोल के अनुमान तो ये बताते हैं, जिस तरह के वोटों का बंटवारा हो रहा है तीन पार्टियों के बीच में। आप देखें पहले और दूसरी की पार्टी के बीच में 4% का फासला है और तिकोनीय मुकाबला है। ये अगर 4% का फासला तिकोनीय मुकाबले में है, जो साफ एक अनुमान है पोल के हिसाब से, यही वजह है कि बीजेपी बड़ी बढ़त लेती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बड़ी बढ़त और 39 सीटें। मैं आपसे जानना चाहता हूं राजीव जी, इससे किस तरह से परिवर्तित हुए हैं ये 39 सीटों में, 33 से 39 सीटों में? देखिए, जैसा संजय जी ने बोला कि त्रिकोणीय संघर्ष है, 32% वोट है, 4% का फायदा है, तो वो सीधे करीब करीब आधी सीटें उनको मिल रही है। 73 में से करीब आधी से भी ज्यादा। अगर 39 सीटें मिलती हैं 73 में से, तो आधी से भी ज्यादा है। मिड पॉइंट जो है वो आधे के पास है और आधे से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है हमारे एग्जिट पोल की। अगर बीजेपी 39 सीटें जीत रही है पहले फेज में, तो आप मायने लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो फेज था जो बीजेपी का कथित तौर पर सबसे कमजोर फेज माना जा रहा था। सबसे पहले विजय, ये उम्मीद थी आपको? नहीं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें एक तो मुस्लिम वोटों का बराबर कहीं ना कहीं बंटवारा हुआ है समाजवादी पार्टी और मुसलमान वोट एक तरह से असमंजस में पड़ा है। असमंजस में पड़ा और उसके कारण मुझे लगता है कि वो, क्योंकि पिछली बार 11 सीटें मिली थी बीजेपी को और 11 से वो सीधा 3 गुना सीटें उसकी बढ़ रही हैं और जाट की नाराजगी तो दिख रही है, लेकिन इतना जाट नाराज नहीं दिख रहा कि वो बीजेपी को हरा। बिल्कुल, वो नाराजगी नहीं दिख रही है यहां पर। तो क्या माना जाता था हुसैन कि मुसलमान वोट जो है पूरी तरह से डिवाइड हो गया, क्योंकि ये वो फेज था जहां मुसलमान वोट जो है बहुत प्रभावशाली था? जी, खासतौर से क्योंकि बीएसपी का जो अपना जाटर वोट है वो एक बहुत बड़ा वोट है, तो मुसलमानों के लिए प्राथमिकता हमेशा ये होती है किस तरह बीजेपी को रोका जाए। तो उन्हें शायद लगा कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जो अपना बेस वोट है, जिसको कहा जाता है यादव, वो कम है, तो उन्होंने एक ज़्यादा बड़े एक जो मुसलमान समाज का तबका है, हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को भी। ठीक है, अशोक वानखेड़े आपको हैरत में डाल रहे हैं आंकड़ा?
बिल्कुल हैरत में डाल रहा है आंकड़ा, और अभी भी मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल है, और ज़रूरी नहीं कि एग्जिट पोल वैसे ही उतरे। जाट वोट जो है, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, वो बीजेपी के पक्ष में पूरा का पूरा जाता दिखाई देता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि आरएलडी भी बड़ा दावेदार था उस क्षेत्र में। ठीक है रशीद जी, इस इलाके में देखिए समाजवादी पार्टी कमज़ोर थी, ये तो पहली बात है, तो उसका जाट हो सकता है यहाँ बढ़त मिले, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आगे समाजवादी पार्टी गेन करेगी। कंचन गुप्ता। देखिए, ये जो फर्स्ट फेज के बाद एक हवा चला दिया गया था कि बीजेपी हार गई, एकदम वाइप्ड आउट हो गई, तो ये इसमें कोई बेसिस नहीं था, और शायद ये बीजेपी की भी इसमें कुछ हाथ रही कि भाई अगर हम लोग इसको डाउन प्ले करेंगे, बिहार में जो इसका उल्टा एक असर पड़ा था, तो उसको अवॉइड करने के लिए। लेकिन अगर एग्जिट पोल, और मैं CSDS के एग्जिट पोल को सीरियसली लेता हूँ, ये पोस्ट पोल है, ये एग्जिट पोल भी नहीं है, तो अगर इसको अगर हम आधार मान के चलें, तो यहाँ पर जो एक ये भी भावना थी कि भाजपा को 60 सीट मिलने वाली है, तो कम से कम वो फंडा अब। मगर क्या गति मिल रही है बीजेपी को जिससे वो उम्मीद कर रही थी? ये गति मिल रही है जो उसे 200 सीट तक ले जा सकती है? अभिसार, यदि यह ट्रेंड रहा तो बीजेपी को, जो शुरुआत में कहा जा रहा था 200 के ज़्यादा का आंकड़ा बीजेपी पार करेगी। मैं अभिसार में शामली मुजफ्फरपुर में होकर के आया था। जाटों का कहना था कि मैं चाहूँगा कि अजीत सिंह बीजेपी के साथ मर्ज कर जाए या उनके साथ निगोशिएशन में आ जाए। फिर मैंने जब उनसे पूछा कि यदि ऐसा नहीं होता है तब आप क्या करेंगे, कहा हम किसी भी हालत में बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। राजकिशोर, क्या ये आपको हैरत में डाल रहा है ये 39 सीटें? क्योंकि बहुत बड़ी खबर है इस एग्जिट पोल की, जो हमारे दर्शक शुरू में ही देख रहे हैं। जी नहीं, हैरत में तो नहीं, लेकिन एक बात, ये जो बात कही जा रही थी कि गैर यादव ओबीसी का जो पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है बीजेपी के पक्ष में, माना जा रहा था कि अगड़ा उनके साथ में है, तो वो यहाँ पर कुछ सही साबित होता दिख रहा है। और दूसरी बात ये कि जाट जिस तरीके से पूरी तरीके से माना जा रहा था कि बीजेपी से पृथक हो गया हो, अलग हो गया हो, वो भी निश्चित तौर पर जिस तरीके का ध्रुवीकृत माहौल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वहां पर वो बीजेपी के साथ जाना उसने पसंद किया। तो पहले चरण की जो बड़ी खबर है कि बीजेपी को 33 से 39 सीटें मिल रही हैं। अब बारी है दूसरे चरण की। दूसरे चरण में कौन से जिले हैं, नेहा बताएं। बिल्कुल, दूसरे चरण की आप बात करते हैं। पहले चरण में बीजेपी को क्लियर कट बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरे चरण की अगर हम बात करें, दूसरे चरण में कौन कौन से जिले हैं? सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं। इन जिलों ने वोट डाले 67 सीटें, ये जो कि दूसरे चरण में आती हैं। इन जिलों ने अपने वोट डाले, और यहां पर किस तरह की तस्वीर बन रही है? क्या यहां पर भी बीजेपी अपनी वो बढ़त बना पा रही है या नहीं, इस पर हम नजर डालेंगे। ये जिले हम आपको दिखा रहे हैं, 67 सीटें हैं फेज 2 की, और सबसे पहले हम आपको वोट प्रतिशत दिखाएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि ये वोट प्रतिशत जो है ये किस तरह से सीटों में हो रहा है तब्दील। तस्वीरें देखिए, 29% बीजेपी का वोट शेयर दूसरे फेज में है, 29% ये बीजेपी का वोट शेयर है। अब कितनी सीटों में तब्दील होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा 38%। समाजवादी पार्टी को दूसरे फेज में हो रहा है फायदा बीजेपी के मुकाबले। 38% वोट शेयर है यहां पर साइकिल का, समाजवादी पार्टी का। बीएसपी यहां पर फिर तीसरे नंबर पर आ रही है, 24% बीएसपी का वोट शेयर दूसरे चरण का। 67 सीटों पर जो हुआ चुनाव, अब ये सीटों में किस तरह से बदल रहा है आइए वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अन्य का आंकड़ा 9% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता हुआ दूसरे चरण, जिसकी 67 सीटों की हम कर रहे हैं बात। अब आइए हम आपको बताते हैं ये सीटों में किस तरह से तब्दील हो रहा है, किसके खाते में हमारे एग्जिट पोल में कितनी सीटें जाने की संभावना है। 15 से 21 सीटें 67 में से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं कमल को। बीजेपी को 15 से 21 सीटें दूसरे चरण में एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक मिलने का अनुमान। 37 से 43 सीटें, 37 से 43 सीटें आपको बता दें ये मिल रही हैं साइकिल को, समाजवादी पार्टी को। 38% वोट शेयर के साथ 37 से 43 सीटें मिल रही हैं। बसपा यहां भी पिछड़ रही है, 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान, 7 से 11 के बीच में। और अन्य का जो 12% वोट शेयर था तो उसी के मुताबिक अन्य के खाते में भी सीटें जाती हुई, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट 38% वोट शेयर के साथ फायदा हो रहा है समाजवादी पार्टी को। अन्य के खाते में दूसरे चरण में भी 0 से 2 सीटें। तो पहले चरण में जहां बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरे चरण की बड़ी बात एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है। दूसरे फेज में एसपी को बढ़त का अनुमान है 38,
इसका वोट शेयर 38% और 37 से 43 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को नुकसान हो रहा है, 15 से 21 सीटों पर आ रही है। दूसरे नंबर की पार्टी फेज 2 में बन रही है और बीएसपी दूसरे फेज में भी तीसरे नंबर की पार्टी बन रही है। बड़ी खबर और अच्छी खबर समाजवादी पार्टी के लिए दूसरे चरण से आ रही है। 37 से 43 सीटें मिलने का अनुमान 38% वोट शेयर के साथ और बीजेपी दूसरे नंबर पर 15 से 21 सीटों के साथ दूसरे फेज में 67 सीटों पर नजर आ रही है। 2 फेज में कुल मिलाकर 60 सीटों तक बीजेपी का जो आंकड़ा है वो जा सकता है, 48 से 60 सीटें। लेकिन दोनों चरणों को मिला दे तो समाजवादी पार्टी आगे जा रही है बीजेपी से। 57 से 69 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखा रही हैं। पहले 2 फेजेस को अगर मिला दें, बीएसपी दोनों फेजेस में तीसरे नंबर पर 19 से 27 सीटें, बीजेपी 48 से 60 सीटों के बीच में 2 फेजेस को अगर मिला दिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी 2 चरणों के बाद भारी पड़ती हुई 57 से 69 सीटों पर। और अभिसार, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर, हालांकि मुकाबला शानदार वापसी की है समाजवादी पार्टी ने। जी हां, पहले चरण में लग रहा था कि बीजेपी अपनी इस बढ़त को बनाए रखेगी, मगर आप देखिए दोनों चरण को मिला लें तो इस वक्त समाजवादी पार्टी की आंशिक बढ़त है और दूसरे फेज में जबरदस्त दस्तक दी है समाजवादी पार्टी ने। बड़ा कारण क्या? ये इलाका जो पूरा था ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और 10% वोटों का अनुमान जो हमारे है उसके हिसाब से वो 10% की बढ़त बना रही है बीजेपी पे। और कम से कम आधी सीटें, हमारा अनुमान भी है उसका कि कम से कम या मुझे लगता है बिल्कुल आधी से ज़्यादा सीटें इस इलाके में जो 67 सीटों का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी जीतेगी। कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी विक्ट्रीज, जीत हार का फासला बहुत बड़ा होगा। बिजनौर जैसी घटना का असर पड़ा? देखिए, तमाम तरह के, मैं किसी एक घटना का जिक्र करना बड़ा मुश्किल है कि किसी एक घटना का असर पड़ा। जब चुनाव होते हैं तो सरकार के कामकाज कई तरह की चीज़ों का असर पड़ता है। बिजनौर की घटना उनमें से एक है। राजीव जी, आपके हिसाब से अहम फैक्टर क्या रहा इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए? 43 सीटें, 37 से 43 सीटें, 9 से 10% का जो गैप है बिटवीन नंबर 1 नंबर 2, एसपी कांग्रेस नंबर 1, बीजेपी नंबर 2, इसका मतलब अधिकतर सीटें वो जीत रही हैं। सो दूसरे को नंबर 2 के लिए तो कंसोलेशन प्राइज ही है। 9 से 10% बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा। तो आपको बता दें 70 सीटों तक समाजवादी पार्टी पहुंच रही है इस वक्त। बीजेपी के मुकाबले एक आंशिक बढ़त है, मगर क्या तीसरे चरण में तस्वीर फिर बदलेगी? 2020 का मुकाबला एक तरह। साथर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? जी, ये इलाका रोहिलखंड का है और रोहिलखंड में कम से कम ऐसी अधिक सीटें हैं जहां पे 30% ज्यादा मुसलमान हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि मुसलमानों की पहली चॉइस समाजवादी पार्टी अलायंस रहा है। समाजवादी पार्टी अलायंस। दिबांग, एक बात जो महत्वपूर्ण है अभिसार कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी तब समाजवादी पार्टी को 34 सीटें मिली थी और तब बसपा का आंकड़ा था 18। तो अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी की सीटें घटी हैं और बीजेपी का तब आंकड़ा था 10। तो ये वो क्षेत्र है जहां बसपा बहुत स्ट्रांग है और जितनी मजबूती पिछली बार थी वहां तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। और बीजेपी ने, और ये बात बार बार सुनाई दे रही है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी बड़ी मजबूती से लड़ रही है, तो यहां उनकी हालत पहले खराब रही। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि बसपा जहां कमजोर हो रही है उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है? जी हाँ, ये कहा जा सकता है। उससे बड़ी बात हमें ये भी देखना चाहिए कि 5 साल अखिलेश की सरकार रही है और उसके बाद भी अगर लोग उसके खिलाफ वोट नहीं दे रहे हैं कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट के, तो मुझे लगता है कि वो तो हम मान ही नहीं रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। वो तो मेरे ख्याल से अखिलेश के प्रतिद्वंद्वी भी नहीं मानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। यदि ये फिगर सही बैठते हैं और तो लगता है वाकई बीएसपी का बहुत सारा वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो रहा है। चलिए, आप सबसे कंचन गुप्ता, वापसी की है यहां पर समाजवादी पार्टी ने और ये वो जगह है जहां बिजनौर की वो घटना हुई थी। लोग कह रहे थे जबरदस्त ध्रुवीकरण की स्थिति होगी। नहीं, ध्रुवीकरण हुई होगी और जो बसपा का वोट कोलैप्स करते दिख रहा है, तो आगे जाकर आप देखिएगा धीरे धीरे वो कंसोलिडेशन भाजपा के पक्ष में जाएगा। और समाजवादी पार्टी अगर उसका ये गढ़ है, 2012 में अगर 34 पे थे, 34 से अगर वो बढ़ के 37 होते हैं या 35 पे रह जाते हैं तो अपना होल्ड कर रहे हैं वहां पर, तो इसमें गेन कहां पे रह रहा है? दिलचस्प बात यह है कि अभी कम से कम इन 2 चरणों में हमें दिख रहा है कि बीएसपी जहां लूज कर रही है उससे गेन बीजेपी कर रही है। और पारंपरिक तौर पर जो बीएसपी का वोटर है और समाजवादी पार्टी का वोटर है उनमें एक प्रतिद्वंद्विता रही है। तो यह अखिलेश यादव के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है जो हमें अब तक मिल रही कम से कम। नहीं, आप जो कह रहे हैं पहले फेज में समाजवादी पार्टी का कभी हिस्टोरिकली भी पहले फेज में कभी समाजवादी वेस्टर्न यूपी में नहीं होता है, नहीं होती थी। तो वो बीएसपी का वोट ट्रांसफर हुआ है, वो बीजेपी को गया या समाजवादी पार्टी को गया। अगर दूसरे नंबर
पे समाजवादी पार्टी वहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब बीएसपी का वोट उस तरफ वहाँ गया है। और इस फेज में भी मुझे ये लग रहा है कि 10% का लीड अगर है तो एंटी बीजेपी वोटिंग हो रही है, कहीं एंटी बीजेपी वोटिंग हो रही है। प्रोफेसर ए के वर्मा, आपके हिसाब से जो हमें इन 2 चरणों में अभी स्थिति नजर आ रही है, अहम फैक्टर आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? क्या चीज आप देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ये लग रहा है कि जो फर्स्ट फेज़ है उसमें 2 खास चीज़ें हैं कि उस फर्स्ट फेज़ में और सेकंड फेज़ में दोनों में मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, जो उन्होंने दलित और मुस्लिम सोशल इंजीनियरिंग थी, वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि जो फर्स्ट चरण में जाटों का नाराज़गी का एक हाइप था, उनके पास ऑप्शन नहीं थे। जाटों ने 57 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आरएलडी ने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, 16 में तो खड़े ही नहीं किए थे, तो मतदाताओं के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उसमें, तो उनको देना ही था बीजेपी को वोट। और उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी जाटों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब ऐसा तो नहीं कि जाट वोट ही बहुत ओवर हाइप था, क्या ये कहना सही होगा? क्या उनमें ऐसा मादा था कि वो परिवर्तन ला सकते थे? नहीं, वो परिवर्तन इसलिए ला सकते थे कि पिछले बार जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 77% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था, तो वो एक हाइप था, वो एक बॉर्डर लाइन थी। पोलराइजेशन भी हुआ था। अशोक वानखेड़े, सवाल ये कि अब हम इसके बाद तीसरे चरण में जाएंगे, मगर अगर ये हमें कोई संकेत दे रहा है तो क्या तीसरे चरण की जमीन तैयार हो रही है? जो आंशिक बढ़त है समाजवादी पार्टी, हाँ, अभी समाजवादी पार्टी कुछ हद तक और बढ़त लेगी, लेकिन अपने गढ़ में मुझे लगता था और अच्छा करना चाहिए था उनको। जो रिजल्ट समाजवादी पार्टी का गढ़ कहाँ है? पश्चिम यूपी। नहीं, ये अभी जो सेकंड फेज का जो थे, जो समाजवादियों का गढ़ बोलते हैं हम उसको, यहाँ पे उनको और बढ़त लेनी चाहिए थी। पिछले बार जो उनके सीट्स जो अभी बता रहे थे दिबांग, वैसा देखा जाए तो पिछले बार के तुलना में ज्यादा गेन नहीं हुआ, मगर हमारे सामने सत्तारूढ़ पार्टी का भी एक श्राप होता है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। तो 2 चरण आपने देखा, 2020 का मुकाबला चल रहा है साहब, और अब तीसरे चरण की बारी। अब ये तीसरा चरण कौन सा है? जहां पिछली बार 69 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 55 सीटें मिली थी। तो नेहा, इस वक्त जब आपको नतीजे बताएंगे तीसरे चरण का, तो इस पर गौर कीजिएगा। 55 सीटों के अपने इस किले को बरकरार रख पा रही है समाजवादी पार्टी या नहीं? हम आपसे यह भी बताने वाले हैं अभी कि इस तीसरे चरण में दरअसल कौन से जिले हैं, कौन सी सीटें। नेहा, तो शुरुआत हम उसी से करेंगे अभिसार। 12 जिलों की 69 सीटें, ये तीसरा फेज है, तीसरा चरण, और इसमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, कौन से जिले जिनकी जनता ने किस पार्टी को आगे किया, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिले बता दें, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर। ये तीसरा फेज है, 69 सीटें हैं, कुल ये 12 जिले हैं। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले वोट प्रतिशत के लिहाज से ये 69 सीटों की जो 12 जिले हैं, जो जिले अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन 12 जिलों में जनता ने क्या दिया। 33% आपको बता दें बीजेपी का वोट शेयर इस इलाके में, 33% तीसरे चरण में बीजेपी को वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी का हेलीकॉप्टर 34% वोट शेयर दिखा रहा है। 34% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का। बड़े कांटे की एक तरह से टक्कर वोट प्रतिशत के मामले में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की। बीएसपी यहां पर भी तीसरे नंबर पर, 23% वोट शेयर तीसरे चरण में बीएसपी का। और इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य की, तो अन्य का वोट शेयर भी आप देख लीजिए, 10% अन्य का वोट शेयर। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे चरण में सीटों की, कि अगर ये वोट शेयर हम सीटों में तब्दील करते हैं तो कैसा दिख रहा है। अब इस आंकड़े को आप जरा गौर से देखिएगा। बीजेपी को 33% वोट शेयर और सीटें हैं 27 से 33। 69 सीटों में से 27 से 33 सीटें एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि जा रही हैं बीजेपी के खाते में। बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, 34% वोट शेयर, लेकिन सीटें देखिए आप, 25 से 31 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। तीसरे चरण की अगर हम बात करें, जिसमें 69 सीटें हैं, ये समाजवादी पार्टी का आंकड़ा। बीएसपी की अगर बात की जाए, 23% वोट शेयर जो तब्दील हो रहा है, 9 से 13 सीटें मिलने का अनुमान हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी को। और अन्य की अगर बात की जाए तो 0 से 2 सीटें 10% वोट शेयर के साथ अन्य के खाते में। बड़ी बात यह है 33% वोट शेयर इस फेज में बीजेपी का, सीटें 27 से 33 के बीच मिलने का अनुमान। और समाजवादी पार्टी का 34% वोट शेयर तीसरे चरण की 69 सीटों पर। सीटें जो हैं वो 25 से 31 के बीच समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। तीसरे फेज में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर है। बीजेपी एसपी से मामूली सीटों से आगे है। पहले फेज में बीजेपी को बढ़त थी, दूसरे फेज में समाजवादी पार्टी को बढ़त थी। पहले 2 फेजेस में
चला दे तो समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी थी, लेकिन तीसरे फेज में एसपी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। 3 फेज को मिलाकर एसपी की सीटें 100 हो गई हैं। 3 फेज को मिलाकर बीजेपी 93 सीटों पर है। अब भी समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे है। बीजेपी 3 फेजेस के बाद 93 सीटें मिलने का अनुमान, समाजवादी पार्टी 100 सीटें मिलने का अनुमान, और जो बीएसपी है वो 28 से 40 सीटों के बीच सिमटती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं पहले, दूसरे और तीसरे चरण के बाद 100 हो गई हैं, और अब इस बार बीजेपी की 93, कांटे का मुकाबला तीसरे चरण में दोनों पार्टी के बीच। 100 के सीट पर पहुंच गई है समाजवादी पार्टी, मगर बड़ी खबर ये समाजवादी पार्टी को मिला है करारा झटका। 55 सीटों से अगर आप 25 से 31 सीटों पर आ गए हैं, संजय कुमार निदेशक सीएसडीएस, तो मैं तो इसे करारा झटका मानूंगा। ये आपका गढ़ था, कन्नौज तमाम जगहों यहां पर ये गढ़ था आपका। बिल्कुल, अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिख रहा है इसमें। लेकिन अगर तीसरे फेज की बात करें, जो हमारे आंकड़े दिखा रहे हैं, इसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही निकाला जा सकता है, बहुत कांटे का मुकाबला है। कौन सी पार्टी इस इलाके में आगे निकलेगी ये कह पाना रियली मुश्किल है। 1% का फासला कुछ भी नहीं होता, इतनी तो हम जो कहते हैं एरर ऑफ मार्जिन भी होती है, लेकिन करारा झटका समाजवादी पार्टी को दिखाई पड़ रहा है पिछले चुनाव की तुलना में। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को करारा झटका। मगर एक चीज जो हमारे दर्शक सोच रहे होंगे, राजीव करंदीकर जो कि निदेशक है सीएमआई के, 1% वोट प्रतिशत जो है ज्यादा था समाजवादी पार्टी का, मगर फिर भी आप उन्हें कम सीटें दे रहे हैं, ये कैसी नाइंसाफी हुई साहब? ये हम नहीं, हमारा जो मैथमेटिकल मॉडल है वो कर रहा है, क्योंकि कुछ इलाके में समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन वहाँ पे वोट वेस्ट हो गए एक तरह से, और बीजेपी अन्य सीटों पर मार्जिनली जीत सकती है। तो हमारा मॉडल जो है वो ये कहता है कि वोट तो एसपी को 1% ज़्यादा है, लेकिन सीट बीजेपी को 2 ज़्यादा। यहाँ बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है तीसरे चरण से, वो ये कि समाजवादी पार्टी 55 से 31 या हो सकता है 25 सीटों पर भी आ जाए, भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि यही इलाका है जहां से नॉन यादव ओबीसी वोट की इंजीनियरिंग बीजेपी का। ये बात मैंने भी सुनी थी जब मैं मैनपुरी सदर इलाके में गया था, जहां राजू कुमार यादव जो इनके बहुत दिग्गज नेता हैं, कहते संभवतः वही चुनाव हार रहे हैं, और शिवपाल फैक्टर यहां बहुत मायने रख रहा है। प्रफुल्ल, बिल्कुल ऐसा है कि जहां पे एसपी ऑलरेडी 55 सीटें जीत चुकी थी, वहां जहां पे एसपी का गढ़ माना जा रहा था, वहां पे वो 34% पे आ जाना, और जहां पे बीजेपी का प्रेजेंस पिछले विधानसभा में नहीं था, वहां पे बीजेपी गेन करना ये दिखाता है। मगर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, लोकसभा की बात करें विजय, तो लोकसभा में 52 सीटें मिली थी बीजेपी को, 52 सीटें मिली थी। इन्हीं 69 सीटों में लोकसभा में बीजेपी को 52 सीटें मिली थी। तो सवाल यह कि हम लोकसभा को पैमाना माने या 2012 को पैमाना माने? देखिए, पैमाना 2012 और 2014 के बीच का कहीं न मानना पड़ेगा। 2014 को तो पैमाना बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कुल मिला के पहले 3 चरण के बाद की कहानी ये है कि पिछली बार पहले 3 चरण में बीजेपी के पास 20 से 22 सीटें थी कुल मिलाकर, जो अब बढ़कर करीब 100 सीटें, 75 से 93 सीटें पहुंच रही है, और समाजवादी पार्टी के पास 115 सीटें थी, उससे घटकर वो 82 से 100 के बीच में आ रही है। जहां वो मजबूत मानी जाती थी, वहां अगर आधी सीटें रह जाती हैं उसकी तीसरे चरण में, तो 115 से आप 100 पे आ गए। कौन सी आधी सीटें? तीसरे चरण की बात कर रहा हूँ, तीसरे चरण में आ जाती है, तो जो कलह है कुनबे की, वो सामने दिख रही है। वो कलह दिख रही है। तो 3 चरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी 100 सीटों तक पहुंच रही है, एसपी की सीटें 100 सीटें, बीजेपी सिर्फ 7 सीटें पीछे। और अब आपको बता दें, अभी पूर्व की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बुंदेलखंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तमाम फेजेस हमारे सामने, और ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब है। और बीएसपी का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अभी 4 चरण बाकी हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज जारी है, जाएगा नहीं। चुनावी नतीजों में 37 घंटे बाकी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, अब नए अंदाज में।